तो किसी वकील के कामयाब होने का जो मयार है, क्या ये मयार है कि उसने केसेस कितने जीते हुए हैं, उसके क्रेडिट पे कौन से केसेस हैं, क्या मयार होता है? सक्सेस रेट तो नेचुरली आपका एक मयार होता है। जी। आप देखें ना, फिल्म एक्टर भी जिसकी ज़्यादा फिल्में हिट होती हैं या बिजनेस ज़्यादा देती हैं, वही ज़्यादा कामयाब होता है। इसी तरह वकालत के शोबे में भी जिस वकील को ज़्यादा रिलीफ दिला सकता है क्लाइंट्स को, तो वो ज़्यादा कामयाब है। बाकी अब दौर बदल गया है, अब यंग वकील आ गए हैं और वो डन पे काम कर रहे हैं, वो हमसे बहुत ज़्यादा कामयाब हो गए हैं, क्योंकि अब डन के काम का रवाज हो गया। हमारे ज़माने में ये तसव्वुर ही नहीं था। अच्छा। कोई डन की बात करे। ओके। अब जैसे हर शोबे में खराबी आ गई है, तो इस शोबे में ये डन वाली आ गई है। ओके। अच्छा, तो डन पे बहुत काम हो रहा है। इसकी थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे, डन का क्या डन का मतलब ये होता है कि ये अपना बाजार की ज़ुबान है, जैसे मेमनों के यहाँ होते हैं स्लैंग वर्ड्स, तो ये है ना डन कि भाई आप गारंटी दे रहे हैं तो फिर अच्छा, ये काम। गारंटी। हाँ, गारंटी का बिजनेस। ऐसे कैसे दे सकता है कोई? दे रहे हैं ना आजकल, मर्जी के पैसे लेते हैं वो फिर मर्जी के पैसे लेते हैं। ओके। मतलब उनको फिर पता होता है कि उन्होंने केस कैसे चलाना है। हाँ, उनको सब पता होता है। ठीक है। तो एक अहम शॉर्ट बॉल फेंकनी है या कौन सी बाउंसर कराना है या क्या करना है, सारा उनको पता होता है। सारा उनको पता होता है। अच्छा, अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो हर दूसरा शख्स जो है इंसाफ मिलने में ताख़ीर का शिकवा करता नज़र आता है। यहाँ तक कि जब हम इलेक्शन कैंपेन्स के करीब होते हैं तो बाज़ सियासी रहनुमा भी अपनी तकारीर में कानून और इंसाफ में ताख़ीर और कानून और इंसाफ सबके लिए बराबर ना होने का शिकवा करते हैं। आप बतौर इस शोबे के 50 साल आपने गुजारे हैं, आप क्या समझते हैं, ये इस बात में सदाकत है या ये एक परसेप्शन है? नहीं, ताख़ीर तो बाकायदा हो रही है। उसकी वजह ये है कि केसेस जो आ रहे हैं हजूम में, उतने हमारे पास जजेस नहीं हैं, और फिर जजेस के पास जो ख़ास तौर पे सबऑर्डिनेट जुडिशरी में वो फैसिलिटीज़ नहीं हैं, अच्छे स्टैनोस नहीं हैं, लोड शेडिंग है, 3-3 घंटे कंप्यूटर बंद रहता है। आज तो के दिन में भी? आज के दिन में भी। तो वकील जज साहब क्या करेंगे, बैठे हैं ऊपर, गर्मी यहाँ पे 40 डिग्री सेंटीग्रेड, छोटे छोटे कमरे, लाइट गई हुई है और कंप्यूटर बंद है और लिटिगेंट से कोड भरा हुआ है। तो जज साहब बेचारे क्या करेंगे? मैं कहता हूँ वो तो जहाद कर रहे हैं, जो वो काम जजेस जहाद कर रहे हैं। बिल्कुल सर, जितनी मेहनत से वो काम कर रहे हैं, सलाम है उनको, वही कर सकते हैं। आम आदमी वहाँ जाके 1 घंटा खड़ा हो तो घर आके वो 2 एस्पिरिन खाता है। आम आदमी तो तौबा करता है ऐसे। वो तो तौबा करता है। तो आप ये समझते हैं कि इसकी वजह जो है वो वसाइल की कमी है? वसाइल की कमी, केसों की भरमार, जजेस की कमी और इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह से नहीं है जितनी डिमांड है जी, तो इसलिए डिले हो जाता है, पेंडेंसी बढ़ जाती है, डिस्पोजल कम हो जाता है, क्योंकि जज भी इंसान है, कितना काम करेगा। सही बात है। अच्छा, जैसा आपने चूँकि सिंध हाई कोर्ट में भी बतौर जज सर्व किया है, तो कभी ऐसा हुआ कि कोई किसी केस का फ़ैसला आपने दिया हो और बाद में आपको लगा हो कि फैसला ठीक नहीं था? नहीं सर, फैसला सोच समझ के देते हैं, वरना देते ही नहीं है। डेढ़ दे देते हैं। मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया। अच्छा। जो समझ में आया बिस्मिल्लाह करके कर दिया, नहीं समझ में आया तो तारीख दे दी। अच्छा। कि भाई दोबारा देखेंगे। ऐसा होता है? ऐसा भी हो जाता है कि आपने पूरा दोनों पार्टियों का सुना और कुड नॉट रजिस्टर और कुड नॉट रीच ऑन सर्टेन डिसीजन, तो बजाय इसके कि जल्दबाजी में किसी का इंसाफ या हक तलफ हो जाए, आप डिले कर दें कि दोबारा सुनेंगे, फ्रेश माइंड के साथ फिर डिसाइड कर देंगे। ठीक है। और कभी ऐसा भी हुआ है कि एक जो जज के लिए वो कैसी फीलिंग होती है उसके लिए कि आपने एक बंदे को कन्विक्ट करार दे दिया अपने फ़ैसले में, जो भी मौजूदा शवाहिद हैं उसकी बुनियाद पे जो कि पेश किए गए हैं, और वो अपील के लिए जब जाता है, अपील ज़ाहिर है उसका हक है, तो वहाँ पर उस अगली अदालत में आपके फ़ैसले को एक तरीके से वीटो कर दिया जाता है, तो उस वक्त बतौर जज क्या फीलिंग आती है? क्या आपको ऐसा लगता है या किसी भी जज को ऐसा महसूस होता होगा कि शायद फ़ैसला करने में कोई गलती हुई है या कोई और वजह है आपके ख्याल में? अब ये होता है कि बात ये है कि अपेलेट कोर्ट जो है, अपेलेट कोर्ट के जजेस जो है नेचुरली मोर एक्सपीरियंस होते हैं। ओके। और एज में भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है। और उनका तजर्बा भी वसी होता है। ठीक है। तो जब वो एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस की बात आती है तो उनका अपना
नुक्ता नज़र होता है और वी एन ब्रॉड होता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखती है। ट्रायल कोर्ट का जो जज है उसको बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं। अच्छा। कि वो गवाह को अपने इतने से फासले से देखता है, गवाह कटहरे में खड़ा होता है, जज साहब उसका बयान सुनते हैं, बयान लिखते हैं, जिरा सुनते हैं, उसमें उसका डिमेनर बॉडी लैंग्वेज चेक करते हैं कि बॉडी लैंग्वेज क्या है। तो बॉडी लैंग्वेज में देखते हैं कि कोई बंदा शक्ल से झूठा नजर आ जाता है, पता चल जाता है कि ये बकवास कर रहा है। तो उसमें ट्रायल कोर्ट के जज को ये एडवांटेज होता है। इसलिए जब वो फैसला लिखता है तो मिसाल के तौर पे वो सज़ा दे देता है क्योंकि उसने 1 to 1 देखा है। लेकिन अपेलेट कोर्ट के जज साहब को ये एडवांटेज नहीं है। ठीक है। वो सिर्फ फाइल देखते हैं, जिरा देखते हैं, अल्फाज देखते हैं, लेकिन ये नहीं उनको पता कि ये किस अंदाज में ये अल्फाज अदा किए गए। तो ये ज़रा सा फ़र्क है ट्रायल कोर्ट के जज में और अपेलेट कोर्ट के जज में। बहरहाल उनका वीएन भी ब्रॉड होता है, पावर्स भी वसी होती हैं। तो इसलिए बाज़ औक़ात लोअर कोर्ट के जज का किया हुआ फैसला सेट असाइड हो जाता है और या वहाँ से रिमांड बैक हो जाता है कि भाई इसको दोबारा लिख कर भेजें। सही है, ये भी होता है। ठीक है। अच्छा, ये फरमाइएगा कि आजकल एक बहुत ज़्यादा बहस हो रही है, आप सोशल मीडिया पे भी देख रहे होंगे कि कहा जा रहा है कि अगर कोई मर्द दूसरी शादी कर ले या तीसरी शादी कर ले तो उसे अपनी बीवी से ना इजाज़त लेनी है पहले, और अगर वो इजाज़त नहीं लेगा तो उसकी बीवी उस पर मुकदमा करा सकती है या कुछ भी करा। थोड़ा इसको अगर आप डिस्क्राइब करें देखने वालों। सर, ये मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस में, ठीक है, ये 1964 में, सही है, बल्कि 62 में ये आया था ऑर्डिनेंस, बाद में एक्ट बना। ठीक है। ये तरमीम आई थी कि अयूब खान के ज़माने में आइली कवानीन में तब्दीलियाँ आई थी। ठीक है। उसमें ये था कि दूसरी शादी की मुसलमान अगर पहली बीवी से इजाज़त लेना ज़रूरी करार दे दिया गया। ये वो ख़वातीन के हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। ठीक है। और उसमें ये था कि अगर वो इजाज़त ना दे और इजाज़त के बगैर मर्द शादी कर ले तो उस वक्त तो सिर्फ 1 साल सज़ा और 1000 जुर्माना था। ठीक है। अब मेरे ख्याल में अमेंडमेंट में कुछ बढ़ा दिया है। जी, इजाज़त लेना ज़रूरी है। अच्छा, इजाज़त लेना ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये जनरल तो मर्द बिल्कुल आज़ाद थे ना। वो क्या हुआ, मैंने देखा था इंडियन मूवी में, वो एक नवाब साहब हैं, वो अपने साथ एक खातून लेकर घर पे आते हैं और अपनी बीवी जो बिल्कुल बेचारी खुशहाल रह रही है उसको कहते हैं कि ये आज से यहीं रहेंगी, इनके साथ छोटी बहनों जैसा सलूक कर दें। अच्छा। और इन्हें कोई इसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। यानी कि वो शादी करके एक और ले आए थे और जो बीवी बेचारी घर संभाल के बैठी हुई है उसे कह रहे हैं कि ये आज से यहीं रहेगी और इसे छोटी बहनों जैसा सलूक करना सही है, इन्हें किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। तो ये माहौल ख़त्म करने के लिए वो आइली कवानीन आए थे कि ये छोटी बहनों जैसा सलूक करना। ठीक है। तो मतलब शौहरों को दूसरी शादी पाबंद करने के लिए। हाँ। यानी कि मैं अगर दूसरी शादी करने चले आऊँ तो पहले अपनी बीवी के पाँव दबाएं, उससे इजाज़त लें। अगर वो ठीक है, अगर वो इजाज़त ना दे ठीक है तो आर्बिट्रेशन काउंसिल, यूनियन काउंसिल को इख्तियारात थे और उसमें जाके दरख्वास्त दें कि भाई मेरी बीवी जो है वो पागल है, नफसियाती है। अच्छा, उसको पागल नफसियाती साबित करना पड़ेगा। कोई वजह तो बताएं ना। अच्छा, वजह बतानी देखिए ना, शौकिया दूसरी शादी की इजाज़त नहीं मिलती, कानून में नहीं है। नहीं, ये थोड़ी है, आपको ग्राउंड मेकअप करनी पड़ती है कि आपको दूसरी शादी की ज़रूरत क्यों है। पहले तो ये बताओ कि दूसरी शादी की ज़रूरत तो है, फिर ये भी बताओ कि मैं अफोर्ड भी कर सकता हूँ। ये थोड़ी है कि उसको ला के पहली भूखी मर रही है दूसरी भी उस पर पटा दो। जैसा तो वो फिर बताना पड़ता है कि मेरी पहली बीवी के अंदर ये कमजोरियां हैं, इसलिए मुझे दूसरी बीवी की बहुत ज़रूरत है। बहुत ज़रूरत। बड़ा मज़ा आया, हमारे पड़ोस में एक बंदा था, उसने दूसरी शादी कर ली। तो पहली उसकी शादी गांव की उसकी बीवी थी, वो अच्छी माशाल्लाह, गोरी चिट्टी खूबसूरत, लेकिन मोटी जैसे गांव से होती हैं। उसने क्या किया कि ये कोई सदर से कोई जो होता है ना गोवा वाली, वो लड़की ले आया और उसको जीन्स वीन्स पहन के, और बड़ा खुश होता था। हाँ, वो टी शर्ट पहन के निकलती थी। उधर हमारा एक सिंधी रहता था, उसने उससे पूछा कि आपने दूसरी शादी क्यों की?
तो कहता है कि मेरी असल में पहली शादी बहुत छोटी उम्र में मेरे वालिद ने कर दी थी और मुझे उस वक्त हुस्न की पहचान नहीं थी। हुस्न की पहचान? उसने कहा कि माफ़ रखिएगा, हुस्न की पहचान तो आपको अभी भी नहीं है। इसलिए कि उसकी पहली बीवी अब भी दूसरी बीवी से खूबसूरत थी, रोबदार थी, बुर्दबार थी, और ये जो फैशन थी ये तो हमें बेकार थी। तो उसने कहा माफ़ कीजिएगा, हुस्न की पहचान आपको अभी भी नहीं। सही है, सही है।